हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल सी या यूनिट 14 का पार्ट 1 फ्रेंड्स हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इवॉल्विंग रोल ऑफ ट्रेजरी एज प्रॉफिट सेंटर, यानी कि जब ट्रेजरी का जो रोल इवॉल्व हुआ तो वो जब एज अ प्रॉफिट सेंटर काम करने लगी तो बैंकों में क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि पहले क्या था, ट्रेजरी जो थी वो एक सर्विस सेंटर की तरह काम करती थी और उसका मेन काम क्या होता था, कैश फ्लो रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, जो भी बैंकों की कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है उसको अटेंड करना, और इसलिए वो सिर्फ मनी मार्केट में ही ऑपरेट करती थी। मर्चेंट बिजनेस जो थे वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के थ्रू अटेंड होते थे, और जो बैंकों में एसेट इन्वेस्टमेंट जो था वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट देखती थी। तो इस तरीके से तीन अलग अलग डिपार्टमेंट जो थे वो अलग अलग काम को देखते थे। फिर बाद में जो ये तीनों हैं वो ट्रेजरी के अंदर उसको इंक्लूड किया गया और एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो है ट्रेजरी मैनेजमेंट में शुरू हो गया। तो अभी इससे ट्रेजरी जो है बैंकों को प्रॉफिट भी जनरेट करके देने लगी। तो प्रॉफिट जो जनरेट होगा फ्रेंड्स वो किन सोर्सेज से होगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो जो पहला प्रोसेस था वो था कन्वेंशनल प्रोसेस। कन्वेंशनल प्रोसेस में पहला जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में मेनली क्या होता था कि जो भी फॉरेन करेंसीज होती थी उसका बाइंग और सेलिंग का जो काम होता था वो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के थ्रू होता था। कंस्टिट्यूट अ मेजर सोर्स ऑफ अदर इनकम फॉर द बैंक्स, जो कि एक तरह से अदर मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक ये बन के सामने आया। कैसे? डिफरेंस बिटवीन बाय सेल रेट नोन एज स्प्रेड इज द प्रॉफिट फॉर द बैंक। तो जो भी बाइंग रेट और सेलिंग रेट होता है फ्रेंड्स उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं, और ये जो स्प्रेड होता है यही बैंकों के लिए प्रॉफिट की तरह काम करता है। बैंक जनरली डू नॉट मेंटेन अ स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ मर्चेंट बिजनेस। बैंक जो होते हैं वो नॉर्मली जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक होता है उसको मेंटेन नहीं करते हैं, एज इट इज मोर कन्वीनियंट टू बाई एंड सेल फ्रॉम इंटरबैंक मार्केट, क्योंकि ये इंटरबैंक मार्केट में इसको बड़े इजीली बाई और सेल कर सकते हैं। अगर कोई रेजिडुअल पोजीशन जो है एट द एंड ऑफ द डे बैंकों के पास रह जाता है ये बाइंग एंड सेल के बाद, तो उसको हम लोग ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन कहते हैं। ओवरबॉट या मतलब जैसे बैंकों ने अगर जो उनकी लिमिट है उससे ज्यादा अगर परचेज किया तो ओवरबॉट हो गया, या अगर उससे ज्यादा सेल कर दिया तो वो ओवरसोल्ड हो गया। तो यही जो होगा वो उनके लिए ओपन पोजीशन की तरह काम करेगा, विच इन्वॉल्व एक्सचेंजेस, और इसमें इन्वॉल्व एक्सचेंज रिस्क जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो है वो ओवरनाइट में चेंज हो सकती है। अभी सेकंड जो है प्रॉफिट वो कैसे बनाएगी, मनी मार्केट डील्स के थ्रू। तो मनी मार्केट डील्स में क्या होगा कि बैंक जो है वो अगर उनके पास सरप्लस फंड है तो वो उसको लेंड आउट करेगी, और अगर उसे फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो बोरो करेगी। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि बैंकों को बहुत ही मतलब प्रॉफिट बहुत कम होता था, क्योंकि जो डिपॉजिट जिस रेट पे वो लेते थे डिपॉजिट का रेट ज्यादा होता था, तो उनको जो प्रॉफिट होता था उस पर बहुत ही कम होता था। तो इसीलिए बैंक जो है वो फंड बोरोइंग सिर्फ इंटर बैंक मार्केट में करने लगी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग विथ अ प्रॉफिट, जहाँ पे कि उनको लेंडिंग के लिए फंड रिक्वायर होने लगा मिलने लगा, और वहां पे उनको प्रॉफिट भी मिलने लगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब हो गया कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करती है SLR रिक्वायरमेंट के लिए, बट अदरवाइज वी आर नॉट वेरी एक्टिव इन इन्वेस्टिंग इन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो उतनी एक्टिवली जो है इन्वेस्ट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, ये उनके लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो तीनों मेथड है ये कन्वेंशनल मेथड हो गए ट्रेजरी के, जिससे कि वो प्रॉफिट जनरेट करती है। दूसरा है प्रॉफिट फ्रॉम कंटेम्प्ररी ट्रेजरी। कंटेम्प्ररी ट्रेजरी से अभी कैसे प्रॉफिट होगा, तो ये जो प्रॉफिट है फ्रेंड्स ये डिराइव होगा मार्केट ऑपरेशन से, जहां पे कि बाइंग एंड सेलिंग, बोरोइंग एंड लेंडिंग
इन्वेस्टिंग कहाँ होगा? ट्रेडेबल एसेट में होगा, जो कि प्रोप्राइटरी पोजीशन में, जैसा कि हमने पीछे देखा ALM बुक और प्रोप्राइटरी पोजीशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट था। तो जो प्रोप्राइटरी पोजीशन में जो ट्रेडेबल एसेट होगा वहाँ पे बाइंग और सेल करना, बोरो करना, लेंड करना, ये सारा जो है ये प्रोप्राइटरी पोजीशन के अंदर आएगा। तो यहाँ इसमें जो ट्रेजरी प्रॉफिट अराइज करेगी उसके क्या क्या सोर्सेज हैं? ये कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हो गए फ्रेंड्स। पिछला जो हमने देखा वो कन्वेंशनल सोर्सेज था। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में आ गया इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या है? यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में करेंसी को बाई और सेल करना या बोरो करना, मेनली इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे बैंक जो है वो क्या करती है कि कहीं पे अगर उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर फंड मिल रहा है तो वो उसको वहां से बोरो कर लेती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और फिर उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूसरे को वो क्रेडिट में दे देती है। तो उसके जो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आता है वो बैंक के लिए एज अ प्रॉफिट काम करता है। तो वही चीज़ इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है। यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा कि फाइंड वेयर द इंटरेस्ट डिफरेंशियल आर इन इट्स फेवर। ट्रेजरी में बोरो इन यूएसडी। ट्रेजरी क्या करेगी? वो यूएसडी में बोरो कर सकती है और फिर उसको रूपी इंटरबैंक मार्केट में लेंड कर सकती है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट। अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट कम है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो यूएसडी में बोरो करेगी और रूपी बैंक मार्केट में वो लेंड आउट करेगी। और अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो डोमेस्टिक से लेकर के जो है फॉरेन में वो लेंड आउट करेगी। और द ट्रेजरी में बोरो इन मनी मार्केट एंड इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म इन कमर्शियल पेपर और टी बिल्स। या फिर ट्रेजरी जो है मनी मार्केट में बोरो करेगी और जो कमर्शियल पेपर या टी बिल्स होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करेगी। बैंक विथ गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। जिन बैंकों का क्रेडिट जो है वो अच्छा होता है, क्रेडिट रेटिंग, वो लार्ज अमाउंट जो है मनी मार्केट से बोरो कर सकते हैं और दूसरे बैंकों को या हाईली रेटेड जो कॉर्पोरेट या अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको वो लेंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट एट मार्जिनली हायर रेट्स। और ये कैसे होगा? यहाँ पे मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं फ्रेंड्स, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। ट्रेजरी ऑल्सो हैज द अपॉर्चुनिटी टू आर्बिट्रेज बिटवीन OTC एंड फ्यूचर मार्केट्स। ट्रेजरी जो है वो आर्बिट्रेज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी सिमिलर एसेट्स को टू डिफरेंट प्लेसेस या टू डिफरेंट मार्केट में फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बेनिफिट उसको बाई और सेल करने को ही हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। तो ट्रेजरी ये अपॉर्चुनिटी भी लेती है जिसमें कि वो जो आर्बिट्रेज करेगी कहाँ? OTC यानी ओवर द काउंटर और फ्यूचर मार्केट्स के बीच में। ट्रेजरी टुडे यूजेज अ वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी जो है वो बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, CBLO हो गया, टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन फंड्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है फ्रेंड्स हम लोग आगे 1 बाय 1 करके देखेंगे डिटेल्स में कि ये कैसे होते हैं और क्या करते हैं। ट्रेजरी thus has a choice of different currencies as market segments to borrow or lend or invest short term funds। तो इस तरीके से ट्रेजरी के पास काफी सारे चॉइसेस हैं कि वो डिफरेंट करेंसीज में और डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में बोरो कर सकती है, लेंड कर सकती है या शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है फ्रेंड्स, where profits arise out of favorable price movement during the interval between buying and selling। जहाँ पे कि ट्रेडिंग में आप कैसे प्रॉफिट अराइज करेंगे? बाई और सेल करके, और आप वहाँ पे क्या चीज का फेवर लेंगे? प्राइस मूवमेंट का। बैंक होल्डिंग AD1 लाइसेंस आर परमिटेड बाय RBI टू ट्रेड इन करेंसीज विद इन प्रीसेट लिमिट। बैंक जो है उसके पास AD1 लाइसेंस होता है जो कि RBI परमिट करता है ताकि बैंक जो है करेंसी में डिफरेंट करेंसीज में वो ट्रेड कर सके, लेकिन वहाँ पे उसके लिए प्रीसेट लिमिट्स होते हैं। ट्रेजरी जो है करेंसी को बाई कर सकती है, सेल कर सकती है, या फिर करेंसी स्वैप भी वो कर सकती है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम टू बेनिफिट फ्रॉम चेंजेस इन फॉरवर्ड रेट मूवमेंट्स। अगर
फॉरवर्ड रेट मूवमेंट्स कुछ होता है तो वो उसका बेनिफिट ले सकता है। फिर है ट्रेजरी जो है, ये तो ट्रेडिंग की बात होगी, करेंसी परचेज एंड सेल की। दूसरा है वो सिक्योरिटीज भी परचेज और सेल आउट कर सकती है ट्रेजरी, और उससे भी वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो जो ट्रेजरी होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं बल्कि कॉरपोरेट बॉन्ड और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करती है, और इससे बैंकों को प्रॉफिट में वो कंट्रीब्यूट करती है। ट्रेजरी जो है इक्विटी मार्केट में भी एक्टिव है। अनदर एरिया in which almost exclusive to banking sector is trading in credit instrument। दूसरा एरिया है जहां पे कि ट्रेजरी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, वो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए फ्रेंड्स जैसे पास थ्रू सर्टिफिकेट, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, पार्टिसिपेशन नोट्स थ्रू नॉन ट्रेडेड ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो क्या क्या हो गए, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स हो गए, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इशू करते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, और ये सिक्योरिटाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ये फ्रेंड्स आप हमारा जो क्रेडिट रिस्क मैंने आपको बताया था उसका पार्ट 2 देखिएगा, वहां पे मैंने सिक्योरिटाइजेशन और स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो काफी डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने वो चैप्टर देखा है तो आपको ये काफी अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको अभी देख लीजिए इस सेशन के बाद, तो आपको ये स्पेशल पर्पस व्हीकल और सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन एसेट जो है जैसे कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, एसेट बैक, मार्केट बैक सिक्योरिटीज जैसे सीडीओ, एबीएस, एमबीएस, ये सारे भी सिक्योरिटाइजेशन मार्केट में प्रोवाइड होते हैं। ये भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। एक और है हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। बैंक हैव ऑल्सो बीन परमिटेड टू ट्रेड इन सम ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। बैंक जो है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड कर सकता है, उसको इसकी परमिशन है। तो जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या हो गए, ऑप्शन हो गए, इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गए। ये भी फ्रेंड्स जब हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स वाला अपना चैप्टर करेंगे तो वहां पे हम सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो डिटेल्स में देखेंगे। ये चूंकि एक इंट्रोडक्शन की तरह है चैप्टर, तो यहाँ पे हर चीज हम लोग जस्ट एज अ इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि बाद में फिर हमें ये पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। अभी हमारा इंटरेस्ट आर्बिट्रेज हो गया, ट्रेडिंग हो गया। अब नेक्स्ट है ट्रेजरी प्रोडक्ट्स। ट्रेजरी प्रोडक्ट से भी प्रॉफिट जो है जनरेट करती है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो ट्रेजरी प्रोडक्ट जो है ये मेनली लार्ज कॉर्पोरेट से रिलेटेड है फ्रेंड्स। लार्ज कॉर्पोरेट्स हैव एन एपेटाइट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू हेज देयर करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं वो इनको यूज करते हैं, किस लिए यूज करेंगे, अगर कोई भी करेंसी या इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर राइज होता है तो उसको हेज करने के लिए वो इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो है ट्रेजरी के थ्रू बाई किया जा सकता है, कोई भी कंपनी जो है इसको ट्रेजरी से बाई कर सकती है। ये किसकी फॉर्म में होता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और करेंसी स्वैप। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो होता है वो कंपनी कब यूटिलाइज करती है, मान लीजिए किसी कंपनी को 3 महीने के बाद कोई कमर्शियल पेपर इशू करना है तो उसके लिए वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करती है, जहां पे कि ट्रेजरी जो है कंपनी को करेंसी स्वैप का ऑफर भी कर सकती है, जिसमें कि कॉर्पोरेट कस्टमर जो है उन्होंने अगर कोई फ्लोटिंग रेट में यूएसडी लोन ले रखा है तो वो उसको रुपी लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये उनका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में होगा। तो एक तरह से इनका जो करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये दोनों ही यहाँ पे हेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जहाँ फ्लोटिंग था और फॉरेन करेंसी में थी वो अब उनकी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो फिक्स हो गई। सो दैट द कस्टमर नो लॉन्गर हैज करेंसी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। The rates offered by Treasury for such product always have a built-in profit margin और a buy-sell spread in bank's favor। और इस तरीके के जो एग्रीमेंट या करेंसी स्वैप होता है फ्रेंड्स, उस पे जो ट्रेजरी है जो रेट ऑफर करती है वो बिल्ट इन प्रॉफिट मार्जिन या बाई सेल स्प्रेड, जो कि ऑलवेज बैंक के फेवर में होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे एक और ट्रेजरी का रोल है, वो है ट्रांसफर प्राइसिंग में। ट्रांसफर प्राइसिंग में फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ वी वुड स्टडी ट्रांसफर प्राइसिंग इन जनरल डिटेल्स इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो ट्रांसफर प्राइसिंग पे भी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग से कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ
जो है हमारा एसेट डिसाइड करते हैं, सोर्स ऑफ यूजेस एंड सोर्स ऑफ फंड एंड यूजर्स ऑफ फंड जो है वो कैसे डिसाइड होता है, ये हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म से देखेंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेजरी। अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट में क्या क्या जो है कैसे कैसे कौन पार्ट लेते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो ट्रेजरी जो है ये बैंकों का ही एक डिपार्टमेंट है, या ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरह भी काम करता है अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बैंक्स हेड ऑफिस। ये मेनली हर बैंकों के हेड ऑफिस में ही होता है फ्रेंड्स, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। और ट्रेजरी डिपार्टमेंट को जो है बैंक का हेड ऑफिस ही कंट्रोल करता है। जो ट्रेजरी होती है उसका अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है, उसका अपना पीएल जीएल अकाउंट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली मेंटेन किया जाता है बैंकों में। ट्रेजरी के जो हेड करते हैं, ट्रेजरी को कौन कौन हेड कर सकता है, एक सीनियर मैनेजमेंट पर्सन ही इसको हेड कर सकता है। वो एक जनरल मैनेजर हो सकता है, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, या वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। और ये जो भी हैं जीएम या सीटीओ या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये सीएफओ या सीईओ ऑफ द बैंक को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। लेवल ऑफ रिपोर्टिंग एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स वुड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बैंक। तो जो बैंक जैसी होगी, जिसका साइज जितना बड़ा या छोटा होगा, उसके बेसिस पे उनकी रिपोर्टिंग और डेलीगेशन पावर जो है वो डिपेंड करेगी। अभी ट्रेजरी में मेनली तीन डिवीजन होता है फ्रेंड्स, इसको 3 डिवीजन में सेग्रीगेट किया गया है। पहला है डीलिंग रूम, जिसको कि हम लोग फ्रंट ऑफिस भी कहते हैं। दूसरा है बैक ऑफिस, जिसको कि हम लोग ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और तीसरा है मिड ऑफिस, जो कि मेनली रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो देखता है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीलिंग रूम। तो डीलिंग रूम जो है उसका जो हेड होगा वो चीफ डीलर होगा, और ये मेनली जो है डीलर वर्किंग अंडर हिम बाय एंड सेल इन द मार्केट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि एक चीफ डीलर होगा यहाँ पे डीलिंग रूम में, जो कि फ्रंट ऑफिस का इंचार्ज होता है, और उसके अंडर में कुछ डीलर्स जो है वो काम करेंगे, जिनका कि मेन काम होता है बाई एंड सेल इन द मार्केट। और जो डीलर्स होंगे वो स्पेशलाइजेस इन वन ऑफ द मार्केट, वो किसी भी एक मार्केट में जो है वो स्पेशलाइज होंगे। क्या क्या है वो मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट। Although in an integrated treasury, the dealers are generally familiar with all the markets. अब चूंकि ट्रेजरी जो है ये तीनों मार्केट का इंटीग्रेटेड है, तो इसीलिए डीलर जो है जनरली इन सारे मार्केट से फेमिलियर होने चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑपरेशन, देयर मे बी डीलर्स डेडिकेटेड टू मेजर करेंसी और डीलर स्पेशलाइजिंग ओनली इन फॉरवर्ड मार्केट और डेरिवेटिव्स। और साइज ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे भी वो डिराइव किया जाएगा कि डीलर जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं। वो फॉरवर्ड मार्केट, वो सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट में भी स्पेशलाइज हो सकते हैं या डेरिवेटिव्स में भी स्पेशलाइज हो सकते हैं। कुछ लार्ज बैंकों में फ्रेंड्स ट्रेजरी जो होता है वो एएलएम डेस्क की तरह भी काम करता है, और बैंकों के एएलएम रिस्क को भी मैनेज करता है। अभी सिक्योरिटी मार्केट जो है फ्रेंड्स, सिक्योरिटी मार्केट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। तो जो सिक्योरिटी डीलर होते हैं वो मेनली सेकेंडरी मार्केट में ही डील करते हैं। द डीलर में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन होते हैं वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड टी बिल्स कंडक्टेड पीरियोडिकली बाय आरबीआई, और ये जो ऑक्शन होते हैं ये आरबीआई जो है वो पीरियोडिकली कंडक्ट करती है। ट्रेजरीज हु आर एक्टिव इन इक्विटीज में ऑल्सो हैव अ सेपरेट इक्विटी डीलर हु वुड बी डीलिंग विद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन सेकेंडरी मार्केट्स। और जो ट्रेजरी जो कि इक्विटीज में भी एक्टिव होते हैं उनका एक सेपरेट इक्विटी डीलर होगा जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में डील करेगा और वो सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा। जो प्राइमरी मार्केट होगा वहाँ पे जो न्यू इशू नॉन गवर्नमेंट डेट पेपर होंगे जो कि कॉरपोरेट इशूड करेगी वो प्राइमरी मार्केट में होगा। प्राइमरी मार्केट में डील करने के लिए फ्रेंड्स क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत होती है, थॉरो एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। ऑफन बैंक रिक्वायर्स इनपुट फ्रॉम मार्केट रिसर्च, बैंक जो है वो मार्केट रिसर्च से भी इनपुट लेती है प्राइमरी मार्केट में अगर उसको इन्वेस्ट करना हो तो। फॉर विच आइदर दे मे हैव एन इन हाउस रिसर्च डिपार्टमेंट और मे कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड मटेरियल, और वो ये जो
इनपुट मटेरियल जो है वो कहाँ से ले सकती है, या तो उसका जो इन हाउस रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके थ्रू वो ले सकती है, या फिर कोई पब्लिश्ड मटेरियल है तो वहाँ से भी ले सकती है। अभी डीलिंग रूम हो गया। नेक्स्ट जो है वो है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का क्या काम है? बैक ऑफिस जो होता है फ्रेंड्स, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिफिकेशन और सेटलमेंट ऑफ डील्स के लिए। जो भी डीलर्स ने कंक्लूड किया है उन सारे डील्स को वेरीफाई करना और सेटल करना। और ये कैसे वेरीफाई कर सकती है? डील स्लिप्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि डीलर प्रिपेयर करते हैं, ये उसको वेरीफाई करती है, और जो भी काउंटर पार्टीज होते हैं उनसे वो कंफर्मेशन भी रिसीव करती है। बैक ऑफिस का मेन काम जो हुआ वो डील को कंफर्म करना होता है। और वो कैसे कंफर्म करेगी? ये ओवर द फोन भी कंफर्म कर सकती है, या फिर जो भी कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू भी वो उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करके कर सकती है। बैक ऑफिस को जो भी रिलेटेड बुक कीपिंग है वो उसको मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड कीपिंग, और पीरियोडिकल रिटर्न्स जो है वो आरबीआई को सबमिट करना होता है। बैक ऑफिस नॉस्ट्रो अकाउंट भी मेंटेन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट में नॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो कौन मेंटेन करता है? तो वो बैक ऑफिस करता है। और सिक्योरिटी अकाउंट विथ आरबीआई, डीमैट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये भी मेंटेन करना ट्रेजरी का ही काम है। और ये भी इंश्योर करती है कि जो सीसीआईएल है, सीसीआईएल मतलब क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे कि रुपी डॉलर सेटलमेंट जो है वो होता है, तो वहाँ पे भी एडिक्वेट मार्जिन मनी को मेंटेन करने का काम बैक ऑफिस का है। तो मेनली सेटलमेंट जो है ये बैक ऑफिस का मेन काम हो गया, यानी वेरीफाई करना रिकॉर्ड्स को, उसको सेटल करना। तो अगर इसमें कोई डिले होता है सेटलमेंट में फ्रेंड्स, तो ये बैंकों के लिए एक फिनेंशियल लॉस हो सकता है। और अगर आप पेमेंट में डिले करते हैं तो ये एक तरह से बैंकों को डिफॉल्ट करता है, और इससे बैंकों का रेपुटेशन लॉस भी होगा, उसका रेपुटेशन भी अफेक्टेड होगा। It is mandatory that front office and back office are totally segregated, reporting to two different managers. और ये भी मैंडेटरी है कि फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस जो है वो दोनों अलग अलग काम करेंगे और दोनों दो डिफरेंट मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे। अभी लास्ट जो है वो है मिडिल ऑफिस। मिडिल ऑफिस का क्या काम है? मिडिल ऑफिस का मेन काम है फ्रेंड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगी, और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मॉनिटर करना इसका मेन काम है। ये एक्सपोजर लिमिट को मॉनिटर करेगी। एक्सपोजर लिमिट्स का मतलब होता है कि कोई भी बैंक कितने लिमिट तक जो है ट्रेडेबल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो उसका एक्सपोजर लिमिट हो गया, तो वो उसको मॉनिटर करेगी मिड ऑफिस। और कितना तक वो बोरो कर सकती है, कितना तक लेट आउट कर सकती है, ये सब मिड ऑफिस को मॉनिटर करना है। एंड स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट भी जो है वो मिड ऑफिस डिसाइड करेगी। स्टॉप लॉस लिमिट का मतलब होता है कि एक ऐसा जो है लिमिट डिसाइड करना कि बैंक उस लिमिट तक जो है लॉस को बेयर कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसी को हम लोग स्टॉप लॉस लिमिट कहते हैं। और जैसे ही स्टॉप लॉस लिमिट अगर बैंक रीच करती है तो उसको वहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन को रोक देना होता है, वो उसके आगे जो है रिस्क जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये रिपोर्ट टू दी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करती है। ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म में भी ये मिड ऑफिस जो है वो हेल्प करती है। स्मॉलर बैंक में, जो छोटे बैंक है, वहाँ पे मिड ऑफिस जो है वो एएलएम सपोर्ट ग्रुप की तरह भी काम करती है। और मिड ऑफिस जो है ये हेड ऑफ ट्रेजरी जो है उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी, या फिर जो चीफ रिस्क ऑफिसर होता है ये उसको भी इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट कर सकती है। ट्रेजरी में एक और डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स, वो है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जो है वो प्राइमरी इशू के साथ डील करेगा। अगर मान लीजिए कभी भी उसको एक सुटेबल ऑफर रिसीव हो रहा है तो वो एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बनाएगा। ये प्रपोजल क्या होगा कि बैंकों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए जो भी प्रपोजल है वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बनाएगी। और यहाँ पे जो मिनिमम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 करोड़ का होगा। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, मिनिमम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बीइंग 5 करोड़। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर स्क्रूटिनाइज्ड क्लोजली एंड आर जनरली कंसिडर्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कमिटी। और इसको क्लोजली स्क्रूटिनी करने के लिए और कंसीडर करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, वो इसको बनाएगी और कंसीडर करेगी बिफोर द सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड एट अप्रोप्रिएट लेवल। और एक अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर इसका जो है सैंक्शन
ऑब्टेन किया जाएगा। इसके अलावा भी ट्रेजरी में कुछ और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रेमिटेंस डिपार्टमेंट जो कि स्विफ्ट आरटीजीएस वगैरह जो है वो मॉनिटर करेगी, वुड बी मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, और इनका नेचर क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर 14 इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।